हेलो एवरीवन, वेलकम टू जंबो आईएएस। देखो, बेसिकली हमने आज से शुरू करना है एथिक्स। एथिक्स में बहुत सारा सिलेबस है आपके पास, हम उसको डिस्कस भी करेंगे हर एक जीएस वाइज। लेकिन एथिक्स में एक चीज लिखी हुई है, केस स्टडीज। तो केस स्टडीज का बेसिकली मतलब हम लोगों को अभी तक ये पता है कि जैसे यूपीएससी में पूछा जाता है वैसा ही आपके एचसीएस में भी आएगा। तो हम लोगों ने बेसिकली किया क्या है ना कि जो पैटर्न है यूपीएससी का उसको फॉलो करते हुए आपको बस हम लोगों ने प्रैक्टिस करवानी है कि कैसे अगर आपको कोई भी सिचुएशन दी जाती है कि आप एक डीसी हैं या डेवलपमेंटल कमिश्नर हैं या आप एसडीएम हैं एक, तो चाहे डिजास्टर के रिगार्डिंग कोई भी केस स्टडी हो, चाहे कोई करप्शन के रिगार्डिंग केस स्टडी हो, तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन होना क्या चाहिए ये आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली हर एक एक्शन के पीछे कुछ मेरिट्स होती हैं, कुछ डीमेरिट्स होती हैं। तो आपको ये समझना है कि आपका मिडल पाथ क्या होगा। आप हमेशा एक्सट्रीम पे नहीं जा सकते हैं, ना आप यस बोल सकते हैं कंप्लीटली और ना ही आप नो बोल सकते हैं। तो आपको एक मिडल पाथ चूज करना होगा कि बेसिकली इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। जैसे हमेशा हम लोग कहते हैं एथिक्स में कि जो आपका सिविल सर्वेंट है दैट इज नॉट अ यस मैन, नॉट अ नो मैन, वो हमेशा एक सोल्यूशन मैन होता है। तो आपको बस ये जानना है कि भाई किसी भी सिचुएशन में अगर आप जैसे खड़े होते हैं या फिर आप फंसे होते हैं तो आप उसमें से निकलेंगे कैसे। वट विल बी योर कोर्स ऑफ एक्शन जो जस्टिफाइड होगा, जो लीगल होगा और जो सबसे ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा और जिसमें मैक्सिमम लोगों का भला छुपा हुआ होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपके किसी भी डिसीजन से सिर्फ एक आदमी को भला पहुंचा है और जो बाकी सोसाइटी है दैट इज सफरिंग। ठीक है, तो केस स्टडीज बेसिकली आपने उस लेवल पे जाके तैयार करनी है कि आपको पता हो कि भाई ये सिचुएशन है पूरी की पूरी, ये इसके एक्शंस लिए जा सकते हैं, ये इसके पॉजिटिव्स होंगे, ये इसके नेगेटिव्स होंगे और मैं क्या चूज करूंगा ये भी आपने लास्ट में बताना है। हमेशा आपको सोल्यूशन सेंट्रिक ही रहना है, प्रॉब्लम सेंट्रिक हमें नहीं रहना है, बिकॉज प्रॉब्लम लोगों को ऑलरेडी पता है। ये हमें ऑलरेडी पता है कि भाई हाँ ये दिक्कतें चल रही हैं। आप भी नया क्या बता देंगे, दिक्कतें ही बताएंगे ना। तो आप नया सिर्फ बता सकते हैं सोल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे 3 केस स्टडीज, अलग अलग तरीके से उसको हम देखते हैं कि भाई आप क्या उसमें स्टैंड लेते हैं। ओके, देखो जरा पहले हम पढ़ते हैं केस स्टडी कैसे आप लोगों ने एक बार देखनी है और कितना टाइम इस पे आपने इन्वेस्ट करना है। देखो पहले की अगर हम बात करें इसमें, तो एक स्टडी है द सिलिकॉन वैली ऑफ द सेंचुरी। आप एक डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, एक कोस्टल स्टेट के हैं। ठीक है, उस कोस्टल स्टेट की इकोनॉमी काफी ज्यादा स्टैग्नेंट है, काफी ज्यादा उसमें अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है और साथ में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट भी है फॉर अ डिकेड। 10 साल से बहुत ज्यादा जो यूथ एम्प्लॉयमेंट है वो काफी घट रही है। तो जब यूथ एम्प्लॉय नहीं होता है तो अल्टीमेटली क्राइम रेट जो है आपके स्टेट में बढ़ता है। तो आप डिस्ट्रिक्ट में हैं इसकी, एक अभी रिसेंटली औरा कॉर्प नाम की कंपनी है जो ये कहती है कि भाई हम लोग आपके स्टेट में, आपके जुरिस्डिक्शन वाले एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में $5 बिलियन की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब एक इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं। जिससे होगा क्या, ये एक प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी कहलाएगा जिसमें 50,000 से ज्यादा की डायरेक्ट जॉब्स हैं वो लोगों को दी जाएंगी, जिससे स्टेट का जीडीपी बढ़ेगा और बेसिकली जो डेवलपमेंट ऑफ अ वर्ल्ड क्लास स्मार्ट सिटी अराउंड द हब, कि जो आपका प्रॉपर एक पूरी इंडस्ट्री होगी उसके अराउंड एक आपकी स्मार्ट सिटी डेवलप होगी जहां पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होंगी बहुत ज्यादा और काफी ज्यादा चीजों में जो है सहायता मिलेगी वहां पे रहने वाले लोगों को। ओके, द कॉन्फ्लिक्ट क्या है, अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि भाई अच्छी बात है ये, तो कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जो साइट चूज की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि वो डीप सी पोर्ट के बिल्कुल पास है और स्टेबल पावर ग्रिड है, लेकिन ये ओवरलैप करती है एक ऐसे जोन के साथ जो कि यूनेस्को के द्वारा प्रोटेक्टेड मैंग्रोव बायोस्फीयर है। और मैंग्रोव अपने को पता है, हमने प्रीलिम्स में पढ़ा हुआ है कि ये सॉल्ट टॉलरेंट स्पीशीज हैं, ये आने वाली ट्रॉपिकल साइक्लोन की हवाओं को धीमी कर देते हैं, सुनामी का इम्पैक्ट कम कर देते हैं। तो अगर ये इंडस्ट्री लगती है तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म लेवल पर एनवायरमेंटल नुकसान पहुंचाया जा सकता है सोसाइटी को, उस वाले एरिया के लोगों के लिए। ठीक है, अब एनवायरमेंटलिस्ट क्या कहते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि भी सेमीकंडक्टर प्लांट है, इसमें बहुत ज्यादा मिलियन ऑफ पानी चाहिएगा, मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ पानी चाहिएगा और काफी ज्यादा ये डेली बेसिस पर एफ्लुएंट भी डिस्चार्ज करेंगे, जिससे कि आसपास की जो इकोनॉमी है, उसके आसपास की जो इकोलॉजी है वो डिस्टर्ब रहेगी। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी के साथ भी जो थर्मल पोल्यूशन है, जो बिजली बनाने का पोल्यूशन है,
है ना, और जो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मार्ट सिटी है, ये आसपास के जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं ऑफ सेवरल एंडेंजर्ड माइग्रेटरी बर्ड्स और जो क्रस्टेशियन स्पीशीज हैं उनके हैबिटेट को ये खत्म कर देगा। चाहे उन्होंने रिपोर्ट में ये भी बताया कि हम लोगों ने जीरो डिस्चार्ज पॉलिसी अपनाई है, बट फिर भी नुकसान पहुंचेगा। लोकल कम्युनिटी कहती है कि भाई वो जो लोकल कम्युनिटी है आसपास, वो ट्रेडिशनल फिशिंग कम्युनिटी है, वो फिशिंग करते हैं और अपना गुजारा चलाते हैं। जो यूथ है वो तो बहुत एक्साइटेड है जॉब्स के लिए कि भाई हाँ इंडस्ट्री लगेगी, हमें जॉब्स मिलेंगी, बढ़िया जो है पैसा कमाने का मौका मिलेगा। बट जो बड़े लोग हैं वो फियर करते हैं कि जो स्मार्ट सिटी है वो अल्टीमेटली जेंट्रिफिकेशन ऑफ देयर लैंड हो सकता है। जेंट्रिफिकेशन का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो बहुत ही वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं वो आके रहने लगते हैं, और जिससे वहाँ की सिटी का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ जाता है। जो वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो मिडिल क्लास फैमिलीज रहती हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट इज द कॉन्सिक्वेंस। तो उनको ये डर है। और जो डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल फिशिंग जेटीज हैं वो भी हो सकता है कि भाई जो फिशिंग ग्राउंड्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। जो डिस्चार्ज उस इंडस्ट्री से आएगा उससे फिशेस की डेथ हो सकती है, एंड अल्टीमेटली इवेंचुअल लॉस ऑफ देयर कल्चरल हेरिटेज। जो बेसिकली वो काम करते हुए आए हैं, उनका पूरा कल्चर इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, वो भी खत्म हो जाएगा। अब पॉलिटिकल प्रेशर भी है आप पे। सीएम कहते हैं कि भाई 18 महीने के अंदर अंदर ना इलेक्शन है इस पूरे एरिया में, और अगर मैंने यूथ को एम्प्लॉयमेंट नहीं दी और तो मैं वोट मांगने कैसे जाऊंगा। तो अल्टीमेटली जो प्रोग्रेस मैनिफेस्टो है उसमें उन्होंने ये बोला हुआ है कि भाई इन्वायरमेंटल क्लियरेंस तो हमने इनको दिया हुआ है, तो बस यूथ को जॉब देने से जो है मेरा एक सीट काफी ज्यादा होल्ड पावर जो है वो बढ़ जाती है ना। तो आपको वो भी देखना है कि भाई आप इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे प्रोजेक्ट को मना भी नहीं कर सकते, बिकॉज ऊपर से आपके पॉलिटिकल प्रेशर है, आपको हाँ भरनी ही पड़ेगी। एक और इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, इंटीग्रिटी डायलेमा है। जैसे हर प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले हम EIA रिपोर्ट करवाते हैं ना कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इस प्रोजेक्ट को लगने से कोई भी एरिया का जो इन्वायरमेंट है वो कैसे इम्पैक्ट फील होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। उसमें ये बोला गया है कि भाई ये अभी तक की रिपोर्ट जो पब्लिक नहीं की गई है, और ये सजेस्ट ऐसा करती है कि ये प्लांट तो ठीक है मैनेजेबल है, लेकिन आसपास जो स्मार्ट सिटी बनेगी इस पूरे प्लांट के, उससे इरिवर्सिबल डैमेज होगा टू मैंग्रोव्स रूट सिस्टम। तो रूट पर जाकर अटैक होगा तो मैंग्रोव बेसिकली खत्म हो जाएगा, जिससे एनवायरनमेंट को हानि पहुंचेगी, और जिससे जो आपका साइक्लोन्स हैं वो काफी ज्यादा हिट कर सकते हैं और यहाँ के लोगों को वहां से डिस्प्लेस कर सकते हैं। ये ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और साथ में आपको एक आइडिया दिया है कि भाई कैसे क्या सिस्टम रहेगा। ओके, तो अब आपका टास्क क्या है? द टास्क इज एज द डेवलपमेंट कमिश्नर यू आर एट अ क्रॉस रोड। ठीक है, द गवर्नमेंट वांट्स दैट EIA मॉडिफाइड टू डाउन प्ले द इम्पैक्ट ऑफ द टाउनशिप। सरकार ये चाहती है कि जो EIA रिपोर्ट जो पब्लिक नहीं की गई है अभी तक, वो पब्लिक की जाए, लेकिन मॉडिफाई करके की जाए कि भाई इस प्रोजेक्ट के लगने से कोई भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं होगा। सरकार ये चाहती है, जो कम्युनिटी है वो डिवाइडेड है। यूथ कहता है कि भाई हमें जॉब्स चाहिए है, एल्डर कहते हैं कि भाई हमारे जो ट्रेडिशनल कल्चरल हेरिटेज है वो खत्म हो जाएगी। फिशिंग कम्युनिटी को डर है कि फिशेस वो नहीं अब जो है फिशिंग कर पाएंगे, और अल्टीमेटली उनका जो एक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज हैं वो खत्म हो जाएंगी उनकी। द एनवायरमेंट इज एट रिस्क, एनवायरमेंट भी रिस्क पे है। तो एज अ पब्लिक सर्वेंट एनालाइज द सिचुएशन, आइडेंटिफाई द एथिकल डिलेमास एंड प्रोवाइड अ डिटेल्ड कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, तो बेसिकली आपको एज अ सिविल सर्वेंट सोचना है कि इसका जो अल्टीमेटली डिसीजन है वो क्या लिया जा सकता है। ओके, तो बेसिकली आंसर आपने करना क्या है, पूछा क्या है आपसे, यू हैव टू आइडेंटिफाई द सिचुएशन। सबसे पहले हम निकालते हैं स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का मतलब है इस पूरी सिचुएशन में किसका क्या रोल है, किसको किस चीज से फायदा है, किसको किस चीज से नुकसान है, और कोई क्या चाहता है। अब जो कोस्टल स्टेट है, अगर आप देखो कि हम ये तो नहीं बोलेंगे ना कि मध्य प्रदेश के लोग एक स्टेक होल्डर हैं कि भी हमारे भाई बंधुओं को जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन नुकसान पहुंचाएगा, या ये जो प्रोजेक्ट है उससे फिशिंग कम्युनिटी को नुकसान पहुंचेगा। तो स्टेक होल्डर जो है बेसिकली बहुत इमीडिएट लेवल पर होते हैं। आपको समझना ये है कि हमेशा स्टेक होल्डर्स पता होने चाहिए। जैसे ये ऑरा कॉर्प जो कंपनी है वो एक स्टेक होल्डर है, जो आप एक स्टेक होल्डर है, एनवायरमेंटलिस्ट जो है वो स्टेक होल्डर्स हैं। तो इनके बेसिकली मुद्दे क्या है वो आपको बताने पड़ेंगे। पहला है स्टेट गवर्नमेंट एक स्टेक होल्डर है, जो ये चाहती है कि हमारे पूरे स्टेट में इकोनॉमिक रिवाइटलाइजेशन हो, पॉलिटिकल माइलेज उनको मिले, और रीजनल कम्पिटिटिवनेस में भी वो आगे चले जाए। तभी वो चाहते हैं कि भाई इलेक्शंस भी होने वाले हैं, मुझे वोट भी मिल जाएंगे, और जो यूथ है उसको जॉब्स भी प्रोवाइड मैं कर दूंगा।
और हमारे यहाँ पर जो एक इंडस्ट्री है अगर आएगी तो वो भी टैक्स भरेगी, तो सरकार का जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ेगा। तो सरकार का ये मोटिव है, वो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है। फिर है आपकी ऑरा कॉर्प जो कंपनी है, जो इन्वेस्टर है उसको प्रॉफिट चाहिए है, ठीक है। ईज ऑफ ऑपरेशन से स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको ये चाहिए कि भाई बार बार ना मुझे तकलीफ ना हो। एक बार अगर आपने हाँ कर दी है तो बस हाँ कर दी है, ऐसा ना हो कि भाई हर 2 महीने बाद आप कोई रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं कि भाई आपने प्लान तो सेटअप कर दिया, अब हमें इसकी रिपोर्ट बना के दो, आप तो नुकसान पहुंचा रहे हो, आप तो यहाँ से चले जाओ। सब कुछ सिस्टम सेटअप हो गया और फिर आप निकलने के लिए बोलोगे तो फिर निकला नहीं जाएगा। तो इन्वेस्टर्स को है कि भाई मेरे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं कि मुझे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए है, स्टेबिलिटी चाहिए है, और साथ में जो है ईज ऑफ ऑपरेशंस भी चाहिए, जिससे कि मुझे प्रॉफिट हो सके। इसके अलावा जो इन्वायरमेंट है, मैंग्रोव सिस्टम भी अपने आप में एक स्टेक होल्डर है। ये साइलेंट स्टेक होल्डर है जो प्रोवाइड करता है क्रुशियल इकोलॉजिकल सर्विसेज, जिसमें सारा का सारा आपका कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन हो गया, साइक्लोन से प्रोटेक्शन हो गया, सुनामी की वेव्स को स्पीड लो करने में काम हो गया। तो मैंग्रोव भी अपने आप में एक जो इकोलॉजी है वो भी एक स्टेक होल्डर रहेगा। फिर द यूथ एंड द अनएम्प्लॉयड, वो ये चाहते हैं कि यार हमारे को जॉब्स मिल जाएं, हमारा जो करियर है वो बढ़िया चल पड़े, जिससे कि हमारे लिए सोशो इकोनॉमिक मोबिलिटी बढ़िया तरीके से हम लोग कैप्चर कर लें, है ना। पैसा भी हो, पैसा होता है तो आगे शादी होती है, स्टेबल लाइफ जी जाती है। तो ये बहुत बेसिक मुद्दे हैं आज के यूथ के। तो ये बिल्कुल सही बात है, इनका ये स्टेक होल्डर है, ये चाहते हैं। द फिशिंग कम्युनिटी, ये चाहते हैं कि जो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड है, जो फिशिंग है, वो इनकी किसी भी तरीके से हैम्पर ना हो, इनका जो कल्चर है वो भी हैम्पर नहीं होना चाहिए। देखो, यूथ को लगता है कि भी उनके ये सारे फायदे हैं। यूथ को ना बिल्कुल फर्क इस टाइम पे ये नहीं पड़ता है कि जो इन्वायरमेंट है वो नुकसान में चला जाएगा, लॉन्ग टर्म में साइक्लोन जो है वो आ जाएगा और जो है काफी ज्यादा बारिश और फ्लड लेकर आएगा, वो बात की बातें हैं। जो इमीडिएट है, बेसिकली हर कोई अपने बारे में जब सोचता है तो वो स्टेक होल्डर्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो अब जब भी स्टेक होल्डर्स दिखेंगे तो आपको वो बनकर सोचना पड़ेगा कि यार ठीक है, बाकी सब मुद्दे तो ठीक है, बट मेरा इसमें फायदा क्या है, मुझे क्या चाहिए है, वो मुझे एक बार देखना है। लॉन्ग टर्म पता नहीं क्या होगा, साइक्लोन आएगा भी नहीं आएगा, या फिर क्या पता ये सब नहीं भी होता, फिर भी साइक्लोन तो आता ही है, नुकसान तो तभी पहुंचता ही है ना कोस्टल स्टेट्स पे। तो वो स्टेक होल्डर्स के ऑब्जेक्टिव्स आपने देखने हैं। जो माई सेल्फ, मतलब आप खुद डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, तो आप क्या क्या स्टेक होल्डर है, आपको बैलेंस करना है डेवलपमेंट विद लीगल एंड एथिकल इंटेग्रिटी। ना तो आपको बहुत इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करने के लिए एनवायरमेंट नुकसान पहुंचाने की जरूरत है, और ना ही वैसे वर्सा। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं, ये सारे आइडेंटिफाई किए गए हैं, है ना। तो ये सारी जो बातें हैं ये आपने ध्यान रखनी है, स्टेक होल्डर्स इस तरीके से लिखने हैं। अब इसे पूछा है कि एथिकल डिलेमास क्या क्या है। एथिकल डिलेमास के लिए आपको कुछ शब्दों का पता होना चाहिए। ये शब्द ही हैं जो आपको एथिक्स में काफी अच्छे मार्क्स दिलवाएंगे। पहला, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी वर्सेस इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी, कि भाई आप 50,000 जॉब्स को देखोगे या फिर लॉन्ग टर्म एनवायरमेंट को देखोगे, ये आपका एक डिलेमा है। कि डिलेमा मतलब होता है ना आप फंसे हुए दो चीजों में, तो वो दो डिलेमास क्या है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हो सकती है या आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो सकती है, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, ये डिलेमा है आपके लिए। तो इसमें बैलेंस कैसे बनेगा, ये आपका काम है एज अ सिविल सर्वेंट। सेकेंड, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटेग्रिटी, कि भाई पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी का मतलब क्या है कि आपको ये EIA रिपोर्ट को मॉडिफाई करने के लिए बोला गया था, या तो आप मॉडिफाई कर दो या फिर आप इंटीग्रल रहो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि भाई मैं करप्शन नहीं करूंगा, मैं ट्रांसपेरेंसी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ जो है अपना जॉब रोल को निभाऊंगा। तो ये आपका एक वन ऑफ द अनदर डिलेमा है। ट्रुथ टू दी पावर एंड मेंटेन प्रोफेशनल ऑनेस्टी, ये भी आप कर सकते हैं, या फिर जो है पॉलिटिकल प्रेशर में आके आप EIA रिपोर्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। थर्ड, वी हैव इंटरजनरेशनल इक्विटी, या तो आप करंट जनरेशन को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं 50,000 जॉब दिलवा के, या फिर आप जो आने वाली जनरेशन है वो भी आपको देखनी पड़ेगी, तो उसको क्या है, वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी नेचुरल डिजास्टर्स को लेके। तो ये इंटरजनरेशनल इक्विटी जो है वो भी बैलेंस करना आपका काम है। देन वी हैव यूटिलिटेरियनिज्म वर्सेस माइनॉरिटी राइट्स। बेसिकली क्या है कि भाई आप जब यूटिलिटेरियनिज्म की बात करते हैं तो ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, कि भाई हर किसी बंदे का प्रॉफिट होना चाहिए, मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल, दैट इज द फिलॉसफी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म।
ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ये चाहता है कि भाई आप छोटी मोटी फिशिंग कम्युनिटी को थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हो। अगर आप जॉब्स प्रोवाइड कर देते हैं, स्टेट की जीडीपी बढ़ जाती है, स्टेट के पास रेवेन्यू आ जाता है, तो सरकार जो है आपके ऊपर और खर्च कर सकती है, आपकी हेल्थ, एजुकेशन, इन सबको और बेटर कर सकती है। तो आप ये चूज करेंगे या फिर आप माइनॉरिटी के राइट्स को चूज करेंगे, ये भी आपका एक डिलेमा है ना। तो ये डिलेमाज हैं आपके, इकोनॉमी प्लस एनवायरनमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन इंटेग्रिटी एंड योर पॉलिटिकल प्रेशर एंड यूटिलिटेरियनिज्म, मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम पीपल और फॉर द माइनॉरिटी ग्रुप्स, जो बिल्कुल आपके इमीडिएट स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो अपने को हैं। बट अब ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास? ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है कि भाई पॉलिटिकल प्रेशर के सामने झुक जाओ और ईआईए रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दो और इस इंडस्ट्री को आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके क्या मेरिट्स हैं? प्रोजेक्ट जो है स्टेट में ही रहेगा और 50,000 जॉब्स मिल जाएंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, और जो प्रोफेशनल सर्वाइवल है इन द शॉर्ट टर्म कि भाई आपको कोई ट्रांसफर वगैरह का भी दर्द नहीं सहना पड़ेगा क्योंकि आप सरकार की बातें मान रहे हैं। आपकी लाइफ भी सुखद है, स्टेट की जीडीपी भी बढ़ रही है और बढ़िया आपका जीवन बसर हो रहा है। इसके डीमेरिट्स भी हैं, लेकिन डायरेक्ट वायलेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज कोड ऑफ एथिक्स, नॉट कोड ऑफ रूल्स बट कोड ऑफ एथिक्स, है ना, जिसमें आपका ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, जिसकी आपको शपथ दिलाई जाती है कि भाई आप अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहेंगे, इंटीग्रल रहेंगे, वो वायलेट हो रहा है। लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफ, काफी लॉन्ग टर्म के लिए जब साइक्लोन वगैरह आएंगे तो मैंग्रोव्स तो होंगे नहीं उनकी हवाओं को ठीक करने के लिए या उनकी स्पीड लो करने के लिए, तो उसमें नुकसान और ज्यादा पहुंचेगा। इसके अलावा लीगल रिपरकशंस होंगे इफ द फ्रॉड इज डिस्कवर्ड बाय जुडिशरी। आपने ये रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दिया, आज नहीं तो कल वो रिपोर्ट खुलेगी, तो जुडिशरी जब आपको बुलाएगी तो अल्टीमेटली फ्रॉड साबित होगा और आपको जेल जाना पड़ेगा। तो ये डीमेरिट्स हैं। तो बेसिकली क्या है ना, इसमें आपने सीधा पॉलिटिकल प्रेशर के सामने झुक गए आप, तो वो भी हमें नहीं करना है। ये पहला ऑप्शन है, ये हो सकता है। सेकंड ऑप्शन क्या है मेरे पास? स्ट्रिक्टली अपोज द प्रोजेक्ट एट दिस साइट एंड सजेस्ट इट्स कैंसलेशन, कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है ये मैं कैंसिल कर रहा हूँ और जो है मुझे ये पसंद ही नहीं है, तो मैंग्रोव को मुझे बचाना है, एनवायरमेंट को मुझे बचाना है। इसके मेरिट्स क्या होंगे? एनवायरमेंटल एथिक्स आप लोगों ने अपहोल्ड कर ली और जो फिशिंग कम्युनिटी है वो बच गई। लेकिन इसके डीमेरिट्स भी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपका जो स्टेट है वो इकोनॉमिकली स्टेगनेंट ही रहा, यूथ अनएम्प्लॉयड ही रहा, जो प्रोजेक्ट है वो किसी और स्टेट में चला गया जहां पर इतने सारे स्ट्रॉन्गर रेगुलेशंस नहीं थे, वीकर रेगुलेशंस थे, और उसकी जीडीपी जो है वो बढ़ गई। ठीक है, जिससे कि और ज्यादा आपका पोटेंशियली कॉजिंग मोर ग्लोबल एनवायरमेंटल हार्म। जो हार्म आपके स्टेट में हो रहा था वही हार्म जो है दूसरे स्टेट में हो गया, तो आपका एनवायरमेंटल एथिक्स तो फिर भी नहीं बचा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों ही ऑप्शन यस और नो में आप जवाब नहीं दे सकते। आपने क्या करना है? व्हाट विल बी द डिटेल्ड रिकमेंडेड कोर्स ऑफ एक्शन, द सस्टेनेबल सिंथेसिस, मतलब कि दोनों चीजों को मिलाकर आप एक बैलेंस पोर्शन पे चलेंगे तो ही आप फायदे में रह जाएंगे। जैसे आई विल अडॉप्ट अ मिडल पाथ, जिसमें पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के ऊपर हम काम करेंगे, जो ये कहता है कि जो स्टेट है वो एक ट्रस्टी है नेचुरल रिसोर्सेज को लेके, मतलब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट ऑल नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी प्रिजर्व्ड एंड कंजर्व्ड। ठीक है, तो ये मैं करूंगा, लेकिन मैं कैसे इसको आगे स्टेप 1 स्टेप 2 क्या होंगे मेरे? स्टेप 1 होगा मेरा अपहोल्डिंग इंटेग्रिटी, द नॉन नेगोशिएबल। सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू जो है किसी भी सिविल सर्वेंट की, दैट इज इंटेग्रिटी, मतलब कि आप किसी के प्रेशर में आकर झुक नहीं रहे हैं, तो वो जो है वो आपने अपहोल्ड करनी है। हम ईआईए रिपोर्ट को मॉडिफाई करने से मना करेंगे, लेकिन साथ में क्या है ना कि एक नेगेटिव रिपोर्ट नहीं शो करेंगे, हमने सोल्यूशन निकाल कर देंगे कि भाई ठीक है कि एनवायरनमेंट को हानि पहुंच रही थी, लेकिन इम्पैक्ट मिटिगेशन एंड अल्टरनेटिव डिजाइन भी हम जो है रेफर कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई जो भी इम्पैक्ट होगा उसको मिटिगेट कैसे करना है, और साथ में जो डिजाइन है उसको भी आप कैसे ऑल्टरनेटिव तरीके से बता सकते हैं, जिससे कि मैंग्रोव्स की जो रूट सिस्टम है उसके ऊपर अल्टीमेट अटैक ना हो। तो मैंग्रोव्स भी बच जाएंगे, आपके यहाँ पर इंडस्ट्री भी लग जाएगी, और जो स्मार्ट सिटी बन रही थी वो भी बन जाएगी। तो एक तो पहले हम ये करेंगे, चीफ मिनिस्टर को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ऐसा नहीं है कि ईआईए रिपोर्ट हम लोगों ने मॉडिफाई करी तो पता नहीं चलेगा। एनजीटी जो है वो ऑडिट भी मतलब जैसे देखता है, ऑडिट भी होगा इसका, एनजीटी पे लोग केस भी कर सकते हैं। तो ये जो सब चीजें हैं ये ध्यान में रख के चलनी पड़ेंगी। तो मॉडिफाई करने से कुछ नहीं होगा, उसका सोल्यूशन निकालना जरूरी है कि भाई इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, जिससे कि जॉब्स भी लोगों को मिल जाए और जो है नेगेटिवली इन्वायरमेंट भी इम्पैक्ट ना हो।
है ना। तो सुप्रीम कोर्ट चाहे जो भी हो वो स्ट्रक डाउन अल्टीमेटली कर ही देगा अगर हमने इसको मॉडिफाई कर भी दिया है, तो जिससे और डिले होंगे, स्टेट की रेपुटेशन भी डैमेज होगी। तो पहला तो है कि भाई इंटेग्रिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, आई विल बी मोस्ट इंटीग्रेट। सेकेंड, डीकपलिंग द प्लांट फ्रॉम द टाउनशिप। ये बोला गया था ना कि भाई जो प्लांट है वो तो मैनेजेबल है, लेकिन जो उसके आसपास की टाउनशिप है वो दिक्कत दे रही है, वो काफी ज्यादा जो है बफर जोन में पड़ रही है। अब क्या होगा कि हमने क्या बोला है कि जो आपका डीकपल कर देना, हम लोगों ने प्लांट हम लोगों ने यहीं पर ही लगाना है, सो दैट एक पावर ग्रिड सिस्टम स्टेबल हो यहाँ पर, और जो डीप पोर्ट है उसकी भी प्रेजेंस प्रॉक्सिमिटी रहे यहाँ पे। लेकिन जो टाउनशिप है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम रिलोकेट कर सकते हैं 12 किलोमीटर इनलैंड की तरफ, मतलब मैंग्रोव वाले सिस्टम में ना लाके थोड़ा सा हम और अंदर जाके उसको बना देंगे, है ना, और आउटसाइड द बफर जोन, जिससे कि और उसको फिर हम ना कनेक्ट कर देंगे विद द हाई स्पीड लो एमिशन मास ट्रांजिट लिंक, जिसमें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल चला सकते हैं या ट्रेन चला सकते हैं, बढ़िया रोड्स बना देंगे, एक्सप्रेस वेज बना देंगे, तो जिससे क्या है लोग अल्टीमेटली ट्रैवल भी कर सकेंगे फ्रॉम दैट टाउनशिप टू अल्टीमेटली दैट इंडस्ट्री एरिया, है ना। तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये वर्टिकल ग्रोथ, सजेस्ट Aura Corp adopt a vertical industrial high rise model for जो है टू रिड्यूस द फिजिकल लैंड फुटप्रिंट इन दी बफर जोन। कहने का मतलब ये है कि जो Aura Corp एक कंपनी है जो ये सब कुछ लगा रही थी, उसका ही जो डिजाइन है वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि कम से कम एमिशन हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर भी ध्यान दिया जाएगा, सो दैट जो कोई भी पर्सन अगर वहां पर काम कर रहा है या फिर कोई भी उसका रिलेटिव है या कोई भी आसपास का सोसाइटी है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट ना हो, है ना। तो ये वर्टिकल ग्रोथ भी हम इसमें बोलेंगे कि भाई कम से कम लैंड फुटप्रिंट होना चाहिए, कम से कम एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट पहुंचे, आप भी जो है अपनी तरफ से कोशिश करो। इतनी टेक्निकल एडवांसमेंट्स अब आ ही गई हैं, तो आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको जो सरकार के रूल्स हैं वो तो मानने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि भाई एफडीआई फ्रेंडली बनाने के लिए हम बिल्कुल रूल्स को खत्म ही कर देंगे। तो इतना इंडस्ट्री वाले भी समझते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि प्रॉफिट है यहाँ से, यहाँ पर लोग काम करने वाले भी हैं, लेबर भी चीप है और रॉ मटेरियल्स भी अवेलेबल है और स्किल्ड लेबर भी है। तो काफी ज्यादा सिचुएशंस को देखते हुए इंडस्ट्री जो है वो इन्वेस्ट करती है कहीं पे, ठीक है। थर्ड स्टेप होगा हमारा ब्लू इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेशन ऑफ द फिशरमैन। हम ये बोल सकते हैं कि एक हाइब्रिड लाइवलीहुड मॉडल लेकर आएंगे, जिससे कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है, जो EIA रिपोर्ट वगैरह जो हम लोगों ने देखी है, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो फिशिंग कम्युनिटी है उसको हम बेटर स्टोरेज प्रोवाइड कर सकें, और जो पैसा है वो हम लेकर आए फ्रॉम दी बेसिकली, जैसे हम ये बोल सकते हैं कि जो भी आपका इस इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे लोग, जिनका भी फिशिंग कम्युनिटी से लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी छिन गई होगी, तो एक ना कोटा सा रखते हैं कि भाई इसमें अगर 100 लोगों को आपने जॉब देनी है, 50,000 लोगों को जॉब देनी है, तो कम से कम जो 1,000-2,000 जो है वो ऐसे लोग होंगे जो फिशिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो इनका अगर ये ट्रेडिशनल लाइवलीहुड छिना है तो फिर आपको कोई ऑल्टरनेटिव लेवल पर जो लाइवलीहुड है वो अपॉर्चुनिटीज भी दी जा रही हैं, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जो है हम इनको स्टोरेज फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट कोटा प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेप 4 होगा हमारा इकोलॉजिकल सेफगार्ड्स एंड नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट। कहने का मतलब ये है कि भाई जैसे मान लो कि हमने मैंग्रोव को हटाना है वहां से इंडस्ट्री लगाने के लिए, अब आपने हटा तो दिया, लेकिन किसी और जगह पर आप मैंग्रोव लगा भी तो सकते हैं। एक नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा ये कि ठीक है कि यहाँ से हटाना पड़ना था थोड़े से एरिया का, लेकिन इससे कहीं ज्यादा जो है किसी और जगह पे लगा भी दिया गया है ना। तो इसको हम बोलते हैं बायो शील्डिंग, ठीक है। इस तो फंड क्रिएट करना होगा फॉर अ मैसिव मैंग्रोव रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट इन द एडजॉइनिंग डिग्रेडेड कोस्ट लाइन एरिया, ये इंपॉर्टेंट है। वाटर मैनेजमेंट किया जाएगा कि जितना भी पानी वगैरह यूज किया जाएगा उसके लिए मैंडेटरी क्या कर दिया गया, डिसैलिनेशन प्लांट फॉर दी प्रोजेक्ट फ्रेश वाटर नीड्स, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी चाहिए था ना ये सारे चीजों को बनाने के लिए। तो जो समुद्र का पानी है उसको आप लोगों ने डिसलाइन करके, उसको खारे से मीठा पानी करके जो है उसको यूज कर लेना है, सो दैट लोगों को जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी शॉर्टेज ना फेस करनी पड़े। तो ये सारी चीजें हम उनको बताएंगे, है ना। ट्रांसपेरेंसी स्टेप 5 एंड स्टेक होल्डर डायलॉग्स, कि भाई अब सिस्टम ऐसा है कि भाई अगर कोई प्रोजेक्ट लगना है या नहीं लगना है ये सब एक पर्सन डिसाइड नहीं करता है, ये डिसाइड करते हैं आसपास के पब्लिक हियरिंग वाले लोग भी, सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो सब जो है इन सब में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पब्लिक हियरिंग होगी, एनवायरमेंटलिस्ट आएंगे उसमें, कम्युनिटी के लीडर्स आएंगे, इंजीनियर्स आएंगे,
उनके सामने ये प्लान रखा जाएगा, जिसमें इनलैंड टाउनशिप की बात की गई है, जो है डिसलिनेशन प्लांट की बात की गई है, और ब्लू इकोनॉमी अप्रोच की बात की गई है कि जो ट्रेडिशनल कम्युनिटी है फिशिंग वाली, उसमें एम्प्लॉयमेंट कोटा भी दिया जाएगा और उनको स्टोरेज फैसिलिटीज भी दी जाएंगी, जिससे कि वो एक बार फिशिंग करके जो है स्टोर कर सकते हैं, बार बार उनको जाने की जरूरत नहीं है, तो वो डीप फिशिंग भी कर सकते हैं जाके वहां पे। तो ये सारी चीजें बताई जाएंगी, और जो है इट विल बी हेल्प टू बिल्ड ट्रस्ट एंड इंश्योर द प्रोजेक्ट हैज अ सोशल लाइसेंस टू ऑपरेट, क्योंकि जब तक लोग राजी नहीं होते हैं तब तक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप रहेंगे मेरे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, ऑल्टरनेटिव चीजों को सजेस्ट करने के लिए। तो हाँ या ना नहीं हमने किया है, इसमें हमने एक ऐसा एक मिडिल पाथ निकाला है जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स की जो चीजें हैं वो हमने जस्टिफाई करी हैं, और उनको हम लोगों ने देखा है कि भाई हाँ ये बात सही बोल रहे हैं, है ना। तो कंक्लूजन रहेगा, यस, जो हम बोलते हैं कि रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर इज अ नो मैन और नॉट अ यस मैन बट अ सोल्यूशन मैन। एथिकल रीजनिंग एंड क्रिएटिव गवर्नेंस को यूज करके जो है आप किसी भी चीज को सॉल्व कर सकते हैं, खास करके ऐसे मुद्दों को लेके जहां पे एनवायरनमेंट या इकोनॉमी के बीच एक जंग छिड़ी रहती है। इससे होगा क्या, लास्ट में 48A आर्टिकल के तहत एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट हो गया, और आर्टिकल 21 के तहत जो लोगों का राइट टू लाइफ एंड लाइवलीहुड है वो भी इंश्योर हो गया। तो इस तरीके से केस स्टडीज आपके पास आएंगी जो आपने समझनी है, और इसी तरीके से स्टेक होल्डर्स, डिलेमास, और जो ये टर्म्स हम लोग यूज कर रहे हैं ना बार बार, इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, यूटिलिटेरियनिज्म, तो ये सारे ना ऐसे आपने यूज करने हैं। अगर एग्जाम में 5 केस स्टडीज आती हैं तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपने लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, तो ये जो मकसद है हमारा वो यही है कि आप किसी भी चीज में पीछे ना रह जाएं, केस स्टडीज आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। आपको एक होमवर्क में भी दूंगी मैं केस स्टडी, तो उससे आपको और आइडिया लग जाएगा थोड़ा सा। ओके, चलो एक और करके देख लेते हैं कि भाई क्या सिस्टम है क्या नहीं है। चलो, एक केस है द सुरक्षा ऐप डिलेमा। ये एक बैकग्राउंड देख लेते हैं क्या है प्रॉपर। यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन अ स्टेट दैट हैज रिसेंटली सीन अ सिग्निफिकेंट राइज इन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड एल्डरली। तो काफी ज्यादा क्राइम रेट है आपके इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और इसको एड्रेस करने के लिए सरकार ने खुद की बनाई हुई एक AI ड्रिवन ऐप है जिसका नाम है सुरक्षा। ठीक है, एक ऐप बनाई है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके बनाई गई है, नाम है सुरक्षा। प्रोजेक्ट ये है कि जो ये ऐप है ये रियल टाइम सेफ्टी मॉनिटरिंग करेगी। इसके लिए उसको चाहिए क्या होगा कि भाई कोई भी पर्सन जो है जो ऐप को इंस्टॉल करता है अपने फोन में, उसकी हमेशा जो लाइव लोकेशन है वो ट्रैक की जाएगी GPS के थ्रू, और साथ में जो भी सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जो मैसेजेस वगैरह भेज रहे हैं उसको भी ट्रैक करेगी, जिससे कि एक आपकी प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग की जाएगी, जिससे कि वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को आइडेंटिफाई किया जाएगा टू हैव द क्राइम हॉटस्पॉट्स की इस पूरे एरिया में, इस जगह पे काफी सारे जो क्राइम्स हैं वो होते हैं, तो आसपास कौन से लोग रहते हैं, कौन सा मतलब उनके इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है, वो लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं, बेसिकली किससे वो बात करते हैं, तो एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड बाय दिस ऐप। और उसके बाद जो है AI अपना बताती है कि भाई यूजर्स को अलर्ट करती है और क्राइम हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करती है बहुत सारे डेटा को एनालाइज करके। टू फंक्शन इफेक्टिवली आपको क्या चाहिए, क्या क्या है, कंटिन्यूस GPS ट्रैकिंग, हमेशा लोकेशन आपकी पता होगी आपको। सोशल मीडिया स्क्रैपिंग, कि भाई जितना भी सोशल मीडिया एक्टिविटी है किसी इंडिविजुअल की, पब्लिक है चाहे प्राइवेट है, वो डिटेक्ट करने के लिए कि भाई डिस्ट्रेस पैटर्न्स क्या क्या है, कौन सा एज ग्रुप का पर्सन जो है वो ज्यादा क्राइम रेट में आ रहा है, किसके साथ क्राइम ज्यादा हो रहा है, किसके साथ क्राइम कम हो रहा है। तो ये सारी जो एक पैटर्न है वो निकालने के लिए ये जो ऐप है ये काम करेगी। फेशियल रिकॉग्निशन, जितने भी CCTV कैमराज हैं उनमें इंटीग्रेट कर दिया जाएगा कि भाई कोई भी पर्सन जो है अगर वहां से निकलता है तो उसका जो डेटा है वो अपने पास होता है। तो फेशियल रिकॉग्निशन है ताकि हम किसी भी क्रिमिनल को आसानी से पकड़ सके। CCTV कैमराज में फेस आया, उसको हम लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, और जो AI है उसके पास ऑलरेडी वो सारी चीजें अवेलेबल हैं डेटा की फॉर्म में, तो पता लग जाता है कि भाई कौन सा पर्सन है जो ये क्राइम करके भागा है। तो ये सब चाहिए है उसे, इस ऐप को रन करने के लिए ये सब चीजें चाहिए। बट अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है, अच्छी बात है तो क्राइम रेट कम होगा, एक पैटर्न पता लग जाएगा, क्राइम हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। बट कॉन्फ्लिक्ट ये है कि भाई ऐप ने काफी सारे मतलब ऐसे काफी लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया है, 5 मिलियन डाउनलोड्स हो गए हैं पहले ही मंथ में, जिससे कि 15% जो हैरेसमेंट है विमेन की, एल्डरली की, वो डिक्रीज भी हुई है। वो एक सोल्यूशन भी हम लोगों ने देखा है उसमें। लेकिन एक मेजर कंट्रोवर्सी जो है इरप्ट हो गई है। क्या हुआ है,
प्राइवेसी एडवोकेसी ग्रुप्स जो हैं वो ये कहते हैं, एक एनजीओ है जिसने एक पीआईएल फाइल कर दी है कि भाई डिजिटल पेनोप्टिकन मतलब कि डिजिटल जेल के तरीके से है, जहां पर एक पर्सन का मैसेजेस, कॉल्स, उसकी लोकेशन, फेसेस, ये सब कुछ जो है एक ऐप के पास है जिसका मिसयूज हो सकता है। ठीक है, दैट वायलेट्स द राइट टू प्राइवेसी। दे क्लेम द गवर्नमेंट इज स्टोरिंग सेंसिटिव पर्सनल डेटा ऑन द प्राइवेट सर्वर्स विद वेग इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स। आपका सारा जो पैटर्न है वो एक सरकार के पास चला गया है, आपका डेटा स्टोर भी हो रहा है, तो डेटा मिसयूज भी हो सकता है, क्योंकि आज का जो जमाना है वो एआई का जमाना है। जिसके पास डेटा है वो अल्टीमेटली काफी ज्यादा आपसे पावरफुल हो जाता है। तो बेसिकली क्या है, ये एनजीओ का ये एक मुद्दा है कि भाई ये गलत बात है, राइट टू प्राइवेसी को हर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। द टेक ओवरसाइट, एक इंटरनल ऑडिट ये कहता है कि जो एआई एल्गोरिदम है, जो एल्गोरिदम पे चलता है पूरा एआई, उसमें एक डेमोग्राफिक बायस है। वो क्या कहता है कि इस बायस के चलते जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लोग हैं उनको हमेशा ही ये क्रिमिनल समझता है, और जो और कम्युनिटीज से लोग बिलोंग करते हैं उनको हमेशा विक्टिम समझता है। तो ये डेमोग्राफिक बायस है इसके अंदर। इट इनकरेक्टली फ्लैग्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम सर्टेन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एज पोटेंशियल थ्रेट्स मोर फ्रिक्वेंटली टू अदर्स, कि भाई ये थ्रेट्स हैं, ये क्योंकि इस कम्युनिटी को ये बिलोंग करते हैं, है ना। लीडिंग टू हैरेसमेंट बाय प्रोफाइलिंग बाय द पुलिस ऑन दी ग्राउंड, तो पुलिस जो है सबसे पहले आके इनको ही पकड़ती है, तो काफी ज्यादा जो है इन पे स्टिग्मा भी है कि दैट दे बिलोंग टू अ क्रिमिनल एरिया और क्रिमिनल फैमिली और क्रिमिनल कम्युनिटी। पॉलिटिकल मैंडेट, होम मिनिस्टर ने बोला था कि यार 15% तक काफी ड्रॉप हो गया है, तो उसने बोला कि अगले आने वाले विनिंग जो इलेक्शंस होंगे उनमें उसको हम एक विनिंग कॉज के तौर पे लॉन्च करेंगे कि भाई हमारी सरकार ने जो 15% तक जो क्राइम रेट है वो कम कर दिया है इस ऐप को लॉन्च करने के बाद। ठीक है, और ये चाहते हैं कि इस ऐप को मैंडेटरी बना दिया जाए फॉर ऑल फीमेल कॉलेज स्टूडेंट्स एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ताकि जो है क्राइम रेट और ज्यादा कम हो सके, ये और विनिंग कॉज के तरीके से पेश कर सके अपने आने वाले इलेक्शंस में। इसके अलावा द विसल ब्लोअर, ये जो विसल ब्लोअर है वो क्या कहते हैं, एज सीनियर डेवलपर जो है उन्होंने बोला है कि द प्राइवेट थर्ड पार्टी मार्केटिंग फर्म जो है, एक मार्केटिंग फर्म है, ठीक है, एक्सीडेंटली गेन्ड एक्सेस टू द सुरक्षा लोकेशन database due to backend glitch and the data leak has not been made public yet। एक जो आपका विसल ब्लोअर है, मतलब जो एक पर्टिकुलर एरिया में काम करता है, इस फील्ड में काम करता है, और एक आप कह लो कि कुछ जो लीक्स हैं वो उनको बताता है। तो इसने बताया है कि यार ये जो सुरक्षा ऐप है ना, इसकी जो लोकेशन वाला फीचर है वो एक और मतलब हैक कर लिया गया है एक और कंपनी के द्वारा, जिससे उसके पास वो सारा एक्सेस ऑफ डेटा आ चुका है। लेकिन जो ये लीक है ये भी पब्लिक को बताया नहीं है। तो आप एक आईटी सेक्रेटरी हैं, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐप की इम्प्लीमेंटेशन एंड डेटा सिक्योरिटी। आपको लोगों को जो है सेफ भी फील करवाना है, आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी है, और लेकिन साथ में जो टेक्नोलॉजिकल फ्लॉज हैं उनको भी आपने देखना है। तो आप क्या करोगे, इस ऐप को मतलब हटा दोगे कि यार कोई बात नहीं, क्राइम रेट तो ठीक है इसने कम कर दिया है, लेकिन और तरीके भी हैं क्राइम रेट को कम करने के, तो लोगों की प्राइवेसी तो मैं हर्ट नहीं होने दूंगा। आप ये कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि ठीक है लोकेशन का ही डेटा जो है लीक हुआ है, कोई बात नहीं, उसको देख लेंगे हम लोग, और कभी कोई दिक्कत आएगी तो उसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन क्राइम रेट तो कम से कम हुआ है ना। तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं, इस लेवल पे भी जा सकते हैं, या फिर आप एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि दोनों में से जो है जो प्रॉब्लम्स दिख रही हैं आपको, उनको सोल्यूशन आपने बता देना है और अल्टीमेटली इंप्लीमेंट इसको कर देना है। ठीक है, तो अब इनसे पूछा क्या गया है कि आप क्या करोगे, हाउ कैन यू बैलेंस द इमीडिएट पब्लिक गुड। मतलब इमीडिएट पब्लिक गुड का मतलब कि क्राइम रेट ऑटोमेटिकली कम हो गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म लेवल पे जो है वो टेक्नोलॉजिकल फ्लॉज की वजह से थ्रेट भी बढ़ा हुआ है सारे लोगों के बीच। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, आंसर क्या रहेगा आपका। हमेशा स्टार्ट करने से पहले स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई कर लो, सोल्यूशन उसके हिसाब से अपने आप निकल जाएगा। पहला स्टेक होल्डर कौन है, द सिटीजन्स, जो यूजर्स हैं, वो उनको क्या चाहिए है, उनको अपनी चाहिए है फिजिकल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कि क्राइम रेट भी कम हो जाए, लेकिन उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्राइवेसी भी है, फंडामेंटल राइट है उनका प्राइवेसी, तो उनको प्राइवेसी भी चाहिए है अपनी, और साथ में उनको सेफ्टी भी चाहिए, तो ये दोनों चीजें उनको चाहिए है। दे कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज वन ओवर दी अदर। सेकेंड, स्टेट गवर्नमेंट है, वो ये चाहती है कि भाई हमारे प्रदेश में क्राइम रेट कम होना चाहिए, जिससे कि आगे आने इलेक्शन में उसको मुद्दा बना सके और अल्टीमेटली जो है
टेक्निकल लेवल्स पर अपनी जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है उसको क्रिएट कर सके कि भाई हाँ, हम एक ऐसी सरकार है जो आपके भले के लिए सोचते हैं और काफी ज्यादा लेजिटिमाइज्ड है। आपको क्राइम रेट भी हम लोगों ने कम करके दिया है। ठीक है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं जो कि काफी ज्यादा वल्नरेबल हैं टू एल्गोरिथमिक बाइज एंड डिस्क्रिमिनेटरी प्रोफाइलिंग, कि भाई भेदभाव बहुत ज्यादा है, डेमोग्राफिक बायस है, हमेशा उनको वही क्रिमिनल लगते हैं, पैटर्न ऐसा डिसाइड किया हुआ एआई के एल्गोरिथम ने, है ना। तो ये भी एक स्टेक होल्डर है, उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कि उनके साथ भेदभाव ना हो। तो वो आप कैसे इंश्योर करेंगे। आईटी डिपार्टमेंट, जो आप खुद हैं आईटी सेक्रेटरी हैं, आप रिस्पॉन्सिबल है एथिकल डिप्लॉयमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, कि आपने टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय भी करना है एथिकली, लेकिन आपने लोगों का जो डेटा है वो भी प्रोटेक्ट करके रखना है। फिर आती है जुडिशरी, जिसने ये बोला था कि जो राइट टू प्राइवेसी है फंडामेंटल राइट है, तो ओवरसीयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एंड द राइट टू प्राइवेसी। इसके अलावा थर्ड पार्टी टेक्नोलॉजी फर्म्स जो कि डेटा एक्सेस में इंटरेस्टेड हैं और सिस्टम मेंटेनेंस में इंटरेस्टेड हैं, तो ये थर्ड पार्टी फर्म ने ही बेसिकली बताया था कि भाई लीक हो गया है ना। तो ये तो चाहते हैं कि भाई डेटा एक्सेस मिल जाए, हमें सिस्टम की मेंटेनेंस मिल जाए, ताकि हम जो है मार्केटिंग वगैरह कर सके, लोगों को मैसेजेस वगैरह भेज सके, जो भी उनकी जरूरतें हैं, जो भी वो सर्च कर रहे हैं, कोई घड़ी सर्च कर रहे हैं या कोई भी कपड़े सर्च कर रहे हैं, तो उनके पास जो मैसेजेस चले जाएं, सो दैट जो मार्केटिंग है वो किसी भी कंपनी की वो हो जाए, है ना। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं आपके केस में। ठीक है, एथिकल डिलेमा क्या है। एथिकल डिलेमा क्या है आपके लिए। पहला है सिक्योरिटी वर्सेस लिबर्टी। मतलब कहने का ये है कि भाई आपने इन्वेजिव सर्वेलेंस टू प्रोवाइड सेफ्टी तो की है, लेकिन उससे आपकी जो इंडिविजुअल फ्रीडम है और प्राइवेसी है वो भी आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज करवा दी है। तो या तो आप सिक्योर हो सकते हो या फिर आप फ्रीडम के साथ जी सकते हैं। तो पहला तो एक एथिकल डिलेमा है कि सिक्योरिटी दें या लोगों को फ्रीडम दे जीने की, प्राइवेसी दे। फिर आता है एल्गोरिथमिक बायस वर्सेस सोशल जस्टिस, कि जो एआई टूल है वो इतना ज्यादा मतलब एफिशिएंट नहीं हुए हैं अभी तक, जिससे कि जो है आपका सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हो सकता है, और जो ये कम्युनिटी है वो और ज्यादा जो है अब मतलब बायसनेस को फील करते हुए और क्रिमिनल एक्टिविटीज में जा सकती है। तो ये जो बायसनेस है वो आपको रोकनी है। तो एल्गोरिथमिक बायस वर्सेस सोशल जस्टिस की एआई टूल की एफिशिएंसी भी इंश्योर करनी है आपने, और डेमोग्राफिक बायस को भी रोकना है। ट्रांसपेरेंसी वर्सेस पैनिक मैनेजमेंट। ट्रांसपेरेंसी भी ये है कि भी लोगों को बताया जाए कि डेटा लीक हो गया है, बट पैनिक मैनेजमेंट भी करनी है। लोग वरना जो है ये ऐप को बिल्कुल ही डाउनलोड करना छोड़ देंगे, तो वो भी आपको ये है कि मतलब क्या करें, है ना। तो एथिकल डिलेमा है आपके दिमाग में। कॉन्सेंट वर्सेस कोअर्जन। सरकार जो है इस ऐप को मैंडेटरी मतलब बनाए या फिर जो है इन्फॉर्म्ड कंसेंट के प्रिंसिपल पर ही चले, कि भाई मैंडेटरी का मतलब होता है कि भाई क्राइम रेट ना फिर ज्यादा जल्दी तरीके से डिक्रीज होगा। अगर आपने लोगों को मौका दे दिया कि आपकी मर्जी है, तो बहुत सारे लोग जो उसको डाउनलोड भी नहीं करेंगे, तो उससे जो पूरे पैटर्न्स हैं क्राइम रेट वगैरह के वो हम इतना ज्यादा अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे। तो मैंडेटरी करें तो कोअर्जन होता है, फोर्सफुली आप करवा रहे हैं, और अगर इन्फॉर्म्ड कंसेंट है कि भाई आप मर्जी से कर लो, तो फिर जो है वो क्राइम रेट को कम नहीं करेगा। तो तीनों ही चीजों में जो है आप फंसे हुए हैं। तो ये सारे के सारे आपके एथिकल डिलेमाज हैं। ठीक है, तो करें क्या, है ना। तो अब ऑप्शंस क्या है आपके पास। पहला ऑप्शन है ऐप को कंटिन्यू रखो, कोई दिक्कत नहीं है, और डेटा लीक की न्यूज को सप्रेस कर दो। लेकिन इसके मेरिट्स क्या है। क्राइम रेट ठीक है कम होता चला जाएगा, और जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी आपके मीट हो गए। लेकिन डीमेरिट्स क्या है इसके। डीमेरिट्स है कि भाई अगर जो है हाई रिस्क ऑफ मैसिव स्कैंडल इफ द लीक इज डिस्कवर्ड। अगर देखो आज नहीं तो कल लीक तो जो है पता लगेगा ही लगेगा। हमेशा आपने शॉर्ट टर्म के बारे में ना सोच के लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के जो है कोई भी ऑप्शंस को हाँ करनी है। ठीक है। अनएथिकल वायलेशन होगा ऑफ यूजर ट्रस्ट, कि भाई हमने ट्रस्ट करके आपको ये ऐप पर अपना सारा डेटा शेयर किया था, लेकिन आपने जो है ट्रस्ट हमारा रखा नहीं, तो फ्यूचर में सरकार कोई भी ऐप निकालेगी तो लोग उसको डाउनलोड नहीं करेंगे। परपेचुएट्स सोशल डिस्क्रिमिनेशन थ्रू बायस्ड एआई, मतलब कि भाई अब जो आपका सोशल डिस्क्रिमिनेशन है वो और ज्यादा इस एआई के थ्रू परपेचुएट होगा, और जो ये कम्युनिटी है वो डेमोग्राफिकली थोड़ा सा और प्रोफाइलिंग उसकी हो जाएगी, और वो और क्रिमिनल एक्टिविटीज में और चले जाएंगे, है ना। तो ये मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको आपने कंटिन्यू किया और बाकी देखी जाएगी, ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शन थोड़ा सा एक्सट्रीम नजर आता है। यस और नो नहीं हम लोगों ने बोलना। सेकेंड ऑप्शन है शट डाउन द ऐप इमीडिएटली अंटिल द इश्यूज आर रिजॉल्व, कि ऐप को खत्म कर दो और जब तक इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो तब तक आप इसको कंटिन्यू मत करो।
मेरिट्स क्या है, प्रिवेसी वायलेशंस रुक जाएंगे और जो बायस है वो भी इमीडिएटली रुक जाएगा, ऐप ही खत्म हो गई है। लेकिन डीमेरिट्स क्या है फिर इसके? डीमेरिट्स हैं कि जो आपके वल्नरेबल सिटीजन्स हैं वो एक सेफ्टी टूल को लूज कर देंगे। वो अब क्राइम रेट जो हो रहा था, जो लोग सेफ फील कर रहे थे अपने आप को कि भाई उनके एक बटन दबाते ही जो है एआई के थ्रू जो पुलिस तक बात पहुंच जाती है, वो उस एरिया में लोकेशन पे आ जाते हैं, हमारी जानें बच जाती हैं, क्राइम होने से रह जाता है, तो वो सब के लिए अब वो सेफ फील नहीं कर रहे हैं। पॉलिसी पैरालिसिस परसेप्शन कि भाई सरकार कुछ भी पॉलिसी निकालती है, अल्टीमेटली वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाते बिकॉज कई सारे इश्यूज होते हैं उसमें। आज शुरू करा, कल उन्होंने बंद कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड पॉलिसी पैरालिसिस, है ना। लॉस ऑफ मिलियंस इन पब्लिक फंड्स इन्वेस्टेड इन डेवलपमेंट, जितना भी सुरक्षा ऐप को बनाने में फंड क्रिएट किया गया था वो सारा अब तो धरा का धरा रह गया। तो अब बेसिकली अब आप कोई और ऐप बनाने के लिए पहले सोचोगे कि यार क्राइम रेट कम करना है या ज्यादा करना है। तो ये सारे डीमेरिट्स हैं इसके। अब आपने करना क्या है, व्हाट विल बी द डिटेल्ड रिकमेंडेड कोर्स ऑफ एक्शन। पहला होगा आई विल फॉलो स्ट्रैटेजी ऑफ एथिकल टेक अलाइनमेंट। देखो स्ट्रैटेजी बेसिकली सारी याद रखनी है आपने, ये पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन या फिर एथिकल टेक अलाइनमेंट, ये आपको इसलिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं सो दैट अगर ऐसी मिलती जुलती कोई भी केस स्टडी आ जाती है पेपर में तो ये सारे शब्द लिखने हैं दैट मेरा कोर्स ऑफ एक्शन जो है इस प्रिंसिपल के अराउंड रहेगा। एथिकल टेक अलाइनमेंट का मतलब होता है कि जो टेक्नोलॉजी है इट सर्व्स ह्यूमैनिटी विदाउट एनस्लेविंग इट, मतलब कि ये ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए है, ना कि उसको गुलाम बनाने के लिए। ये हमारी मदद के लिए है, ना कि हमारे डेटा को मिसयूज करने के लिए, है ना। तो एथिकली जो है टेक्नोलॉजी के साथ एथिक्स और टेक्नोलॉजी दोनों अलाइन होनी चाहिए, तभी जो है आगे बात बनती है। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी मेरी। इसके लिए अब स्टेप 1 क्या होगा, इमीडिएट क्राइसिस मैनेजमेंट, कि भाई प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी होगा। लीक को हम छुपाएंगे नहीं, लेकिन बताना कैसे है उसे। पहले इमीडिएटली पैच द बैक एंड ग्लिच एंड टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट विद द नेग्लिजेंट थर्ड पार्टी फर्म। उसके साथ हमने सारा कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया और जो भी बैक एंड पे दिक्कतें चल रही थी जिससे पता लगा कि लीक इस वजह से हुआ है, उसको पहले मैंने काउंटर कर लिया, उसको मैंने आइडेंटिफाई करके ठीक कर दिया। ठीक है, issue a transparent public statement acknowledging that technical vulnerability confirming it has been fixed। मतलब आप ये सरकार, आप जो है आईटी सेक्रेटरी होने के नाते आप ये बता दो कि भाई ना डेटा लीक हो गया था लेकिन जो है हम लोगों ने उसको ठीक कर दिया है। ऐसा सिर्फ बता दो कि लीक हो गया है डेटा, पता नहीं अब क्या करेंगे हम लोग, तो बहुत ही ना ऐसे आउटक्राई और पैनिक हो जाती सिचुएशन, तो वो हमने क्रिएट नहीं होने देनी। हमने जो है एक्नॉलेज करना है दैट यस टेक्निकल वल्नरेबिलिटी आ गई थी लेकिन हम लोगों ने उसको फिक्स कर दिया है, जिससे कि हम लोगों ने सिक्योरिटी रीसेट्स कर दिए हैं, लोगों को पता लग गया है इस बारे में, जिससे कि आपके किसी भी पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की इंस्टीट्यूशन की लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी। लोग आपको विश्वास करेंगे कि भाई अगर मान लो कोई सिचुएशन आ जाती है, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ जाता है, तो सरकार जो है, जो सेक्रेटरीज जो हैं, जो टेक्निकल एडवांसमेंट वाले लोग हैं, वो उसको ठीक भी कर देते हैं, वो बस ऐसे छोड़ नहीं देते हैं उसे। तो इससे आपका जो ट्रस्ट बढ़ता है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और आप छुपा भी नहीं रहे हैं। तो बताने का बस एक तरीका है, ऐसे हाय तौबा नहीं मचा देनी है कि हाय जो है लीक हो गया डेटा, पता नहीं अब क्या करेंगे। तो आप एज अ सिविल सर्वेंट बहुत कामली होकर सोचते हैं कि भाई लोगों को आपने मैनेज कैसे करना है। इट इज ऑल अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। स्टेप 2 होगा हमारा एल्गोरिथमिक बायस को एड्रेस करेंगे भाई कि भाई प्रेडिक्टिव प्रोफाइलिंग जो है उसको हम लोग टेम्पररी तौर पे उसको रोक देंगे। इसके साथ साथ जो है ऑडिट वगैरह भी होगा बाय एकेडमिक एक्सपर्ट्स टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव बायस्ड पैरामीटर्स, कि प्रॉपर टेक्निकल वाले लोग आए जिससे कि वो पता लगे कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, व्हाई पर्टिकुलर कम्युनिटी इज बीइंग टारगेटेड। तो उससे पता लग जाएगा कि भाई हाँ इसको हमने ठीक करना है। और ह्यूमन इन द लूप, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ एआई के सहारे रह के ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई इस पर्सन ने क्राइम किया है। जो एक इन्वेस्टिगेशन जो एक इंडिविजुअल करेगा, जो प्रॉपर सिचुएशन को समझ के चीजों को आगे करेगा, तो फिर उसकी भी जरूरत अभी तक खत्म हुई नहीं है, वो भी हम लोगों को चाहिए है। ठीक है, तो ह्यूमन इन द लूप रहेगा दैट यस इंश्योर दैट नो पुलिस एक्शन बी टेकन बेस्ड सोलली ऑन द एआई फ्लैग। जो एक ह्यूमन ऑफिसर है वो भी वहां पर होना चाहिए। ठीक है, इसका एक सोल्यूशन ये निकल जाता है रीडिजाइनिंग दी प्रिवेसी बाय डिजाइन। एक जो पुत्ता स्वामी जजमेंट है हमारी, जिसमें राइट टू प्रिवेसी हमारी फंडामेंटल राइट बनी थी, उसके तहत जो है आपका पूरा सिस्टम जो है दोबारा डिजाइन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, डेटा मिनिमाइजेशन, कि भाई सिर्फ लोकेशन को ऑन करके भी जो सिचुएशन संभाली जा सकती है, क्राइम रेट कम किया जा सकता है। जो इंस्टाग्राम या फेसबुक के मैसेजेस हैं उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्राइम रेट को कम करने के लिए। ठीक है, तो पहली चीज तो ये डेटा मिनिमाइजेशन।
सेफ्टी कैन बी इंश्योर्ड बाय जीपीएस एंड इमरजेंसी ट्रिगर्स विदाउट रीडिंग प्राइवेट मैसेजेस। ठीक बात है, ये हम कर सकते हैं। सेकंड, डिसेंट्रलाइजेशन, एज कंप्यूटिंग हम लेकर आए, मतलब कहने का ये है जैसे मान लो कि सभी का जो डेटा है ना वो एक सेंट्रल सर्वर में जाके जो है स्टोर हो जाता है। इसकी बजाय जैसे एक लाइब्रेरी है, एक आपके घर का बुक शेल्फ है, तो लाइब्रेरी में सारा डेटा सबका स्टोर हो जाए, या फिर आपका जो डेटा है वो आपके सबसे पास वाला जो एरिया है, सर्वर है, उस पर स्टोर हो। तो एज कंप्यूटिंग का मतलब बेसिकली होता है जहां पे जो आपका यूजर का फोन है वहीं पर ही जो डेटा है वो अवेलेबल है, ना कि आपने कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सर्वर है उसको इस्तेमाल किया है, ना उसमें स्टोर किया है आपने अपना डेटा। तो डेटा आपका प्रोटेक्ट भी रहा है, यूजर के फोन से ही अल्टीमेटली उसने सारा डेटा उठाया है, स्टोरेज नहीं होने दिया सेंट्रल सर्वर्स पे जाके। तो दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो जो पुत्तास्वामी जजमेंट है उसमें बहुत क्लियरली ये बोला गया है दैट जो प्राइवेसी है वो सबसे एक अहम फंडामेंटल राइट है, और सरकार जो है फोर्सफुली डेटा, सरकार जो है पर्सनल डेटा बेसिकली लोगों से नहीं मांग सकती, ठीक है, जब तक वो खुद नहीं प्रोवाइड करते हैं डेटा। थर्ड इज एनोनिमाइजेशन, कि जो आपका इंश्योर दैट सीसीटीवी इंटीग्रेशन रिकॉग्नाइजेस बिहेवियरल पैटर्न्स रादर देन कांस्टेंट फेशियल ट्रैकिंग ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब ऐसा है कि जो आपका सीसीटीवी इंटीग्रेशन है वो एक बिहेवियरल पैटर्न सा बता देता है कि किस एरिया में कौन से जो लोग हैं वो किस एरिया में प्रॉपरली जैसे खड़े रहते हैं, यहाँ पे जो है क्राइम रेट ज्यादा है, इस एरिया में सीसीटीवी नहीं लगे हुए हैं तो वहां पर लगा दिए जाएं, जिससे कि हल्का डर बना रहे लोगों में कि अगर हम यहाँ से निकलते हैं तो हमारे जो फेस है वो रिकॉग्नाइज किया जा सकता है और हमें जो है पुलिस उठाकर ले जाएगी। तो ये सारी जो बातें हैं ये अपना पुत्तास्वामी जजमेंट के हिसाब से डेटा मिनिमाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड अनोनिमाइजेशन, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो लोगों का जो फेशियल रिकॉग्निशन है वो आप जो है वो ना करें, जो है मतलब बिहेवियरल पैटर्न को समझो, उस पूरे एरिया को, इंडिविजुअल फेसेस पर ना जाए, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं। साथ में स्टेप 4 रहेगा मैंडेटरी क्लॉज को हम लोगों ने अपोज करना है, क्योंकि होम मिनिस्टर चाहते हैं कि भाई मैंडेटरी जो ये ऐप है आप इंस्टॉल करें, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा आप करें। क्यों? क्योंकि इसको इंस्टॉल करने से जो है नेगेटिव इमेज भी जो है सरकार की चली जा सकती है। ओके, तो ये आप कंसेंट के तौर पे जा सकते हैं, ठीक है। इससे होगा क्या, क्योंकि अगर आप इसको मैंडेटरी करते हैं ना तो एक बिग ब्रदर की इमेज जाती है कि भाई जो है आप हमेशा हमारे पर नजर रखना चाहते हैं, हमारी जो फ्रीडम है वो खत्म कर दी गई है, तो वो इमेज जो है लोगों के बीच में ना जाए। ओके, ऑल्टरनेटिव क्या है कि भाई ऐप जो है वो वॉलंटरी रहेगी और सरकार जो है वो इंसेंटिव दे सकती है लोगों को कि अगर आप ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो आपको जो है फास्टर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम आपको मिलेगा। अगर आप मैंडेटरी तो देखो नहीं कर रहे हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप करते हैं इसको इंस्टॉल तो आपको हम क्राइम रेट तो हम कम कर देंगे और आपको भी, आपके साथ भी क्राइम होने से बचा लेंगे। तो ये जो गोल्ड आर रिस्पॉन्स है कि मतलब उस टाइम पे जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत है सिक्योरिटी की, तब आपको प्रोवाइड हो रही है, क्योंकि आपके सारे मैसेजेस, डेटाज जो है, लोकेशन, ये सारा सरकार ने इस एआई ऐप के थ्रू अपने पास रखी हुई है, जिससे कि उसको काफी सारी चीजों के बारे में पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पर हॉटस्पॉट्स हैं क्राइम वगैरह के, तो उससे जो है आपको बचा लेंगे, ठीक है। स्टेप 5 है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। जब तक सरकार कोई ऐसा मतलब कोई रूल नहीं निकालती है कि भाई कोई भी डेटा जब कोई भी ऐप पे स्टोर होता है तो वो लीक ना होना चाहिए, जो थर्ड पार्टी फर्म है उसके साथ शेयर नहीं होना चाहिए, लोगों के मतलब कंसेंट के बाद ही उनका डेटा को अपने इस्तेमाल करना है। तो डेटा प्रिवेसी एंड प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल भी जो है गवर्नमेंट इंश्योर करे, जिससे कि जो है ये सारा वेग इंक्रिप्शन जो है उसको हम रोक सके। तो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, एक लॉ भी होना चाहिए जिसके तहत सारी सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं वो काम कर रही होती है, ठीक है। कंक्लूजन में क्या लिखोगे कि भाई जो टेक्नोलॉजी है वो एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, हमेशा टेक्नोलॉजी अच्छी हो जरूरी नहीं है, बुरी हो ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी को आपने बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कैसे करना है ये जरूरी है, जिसके लिए आपको एथिकल इंपेरेटिव पे ध्यान देना पड़ेगा टू इंश्योर दैट स्वॉर्ड प्रोटेक्ट्स द सिटीजन्स विदाउट कटिंग इनटू देयर फंडामेंटल राइट्स। टेक्नोलॉजी लोगों के हकों को बचाए, ना कि उनको खत्म कर दे। बाय चूजिंग ट्रांसपेरेंसी ओवर सीक्रेसी एंड प्रिवेसी बाय डिजाइन ओवर मास सर्वेलेंस, है ना, मास सर्वेलेंस नहीं है, प्रिवेसी बाय डिजाइन है, ट्रांसपेरेंसी है, लोगों को पता है, ऐसे कुछ सीक्रेसी नहीं बनाई हुई है,
जो एडमिनिस्ट्रेशन है इट कैन क्रिएट द इन्वायरमेंट ऑफ सेफ एनवायरनमेंट, बेसिकली फ्री इन्वायरमेंट। ये रिफ्लेक्ट करता है आपका सर्वोदय, प्रोग्रेस फॉर ऑल वाइल अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ। ये रूल ऑफ लॉ, एथिकल इम्पेरेटिव्स, सर्वोदय मॉडल, ये सारा का एथिकल टेक्नोलॉजी अलाइनमेंट है ना, डेटा प्रिवेसी प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल्स, ये सारे जो शब्द हैं ऐसे ऐसे केस स्टडीज में आप लोगों ने इस्तेमाल करने हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब भी कोई केस स्टडी करते हैं तो उसके पीछे का जो मकसद है, स्टेक होल्डर्स हैं, वो पता होने चाहिए हमें। हर स्टेक होल्डर का सोल्यूशन निकाला जाए, कोई एक भी कॉम्प्रोमाइज ना करे, या तो सभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करे, लेकिन ऐसा ना हो कि भाई बाकी चार की तो आपने सारी बातें मान ली, एक जो स्टेक होल्डर था वो बिल्कुल आपने साइडलाइन कर दिया, है ना। तो ये सारी जो बातें हैं ये आपने ध्यान रखनी है किसी भी केस स्टडी को सॉल्व करते हुए। ओके, तो ये तो हमने करी है आज दो केस स्टडीज। एक आपको केस स्टडी और इसमें दी हुई है, द फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पैराडॉक्स। ये आप पहले पढ़ो, इसको लिखो, और उसके बाद जो है सोल्यूशन को देखो कि हाँ किस तरीके से जो है और आप इसको बेटर लिख सकते थे। तो एक आपको सोल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे, मैं चाहे आपको 100 केस स्टडीज करवा दूं, कोई मतलब नहीं उस चीज का। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे, जितनी मैं करवाऊंगी, उतना ज्यादा आपको वर्ड्स के बारे में पता लगेगा। लेकिन जब तक आप खुद नहीं लिखोगे, जब तक आप दिन में एक केस स्टडी को नहीं सॉल्व करोगे, तब तक पेपर में जो 4 केस स्टडीज आएंगी वो आप सही ढंग से सही टाइम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। 4 या 5 आएंगे मैक्सिमम, 100 नंबर का ही पेपर है तो मैक्सिमम 4 केस स्टडीज आ जाएंगी 40 नंबर की, बाकी 60 का आपका एथिक्स का थ्योरी आ जाएगी। लेकिन जितनी भी केस स्टडीज आए, क्योंकि इनमें नंबर बहुत ज्यादा मिलते हैं, जैसे आप नॉर्मली थ्योरी में 10 में से क्या 4 ले लोगे, 5 ले लोगे, इसमें आपको 6, 7, 8 भी मिल सकते हैं अगर आप पूरा प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन, सारे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ऑल दी स्टेप्स अगर लिखते हैं, तो काफी सारे चांसेस हैं कि आप उसमें अच्छे मार्क्स ले लेंगे, है ना। क्योंकि जो वो 270 वाला आंकड़ा है ना 600 में से, वो आपने पार करना है आज भी, तो वो काफी ज्यादा मुश्किल कर देते हैं पार करना। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि आपने पूरी तैयारी की हो, समझा हो चीजों को लिखना कैसे है, और खुद भी लिख कर देखना है, स्पीड भी बढ़ानी है, और जो वर्ड्स हैं उनका सिलेक्शन भी आपका बढ़िया होना चाहिए कि किस केस स्टडी में कौन सा वर्ड बिल्कुल बेटर परफेक्ट होगा। कोशिश हमारी रही भी आपको सारी टाइप की केस स्टडीज करवा दी जाए, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो मतलब कोशिश ये है कि आप प्रैक्टिस तो उसी करके ही जाए। ठीक है, आप इसको लिखो और थोड़ा सा मॉडल आंसर भी देखो, और उसमें किस तरीके से बेटर और आप कर सकते थे वो आपको आइडिया लगेगा। बाकी हम हर रोज जो है केस स्टडीज करते रहेंगे, ऐसे 2-2, 3-3, 4-4, तो उसके हिसाब से आपका जो ये एथिक्स है पूरा प्रिपेयर होता रहेगा। ठीक है, आज के लिए आप 2 केस स्टडीज करो, एक लिख कर देखो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।